हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको पॉलिटी का चैप्टर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, देखिए प्रस्तावना जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे भी इससे बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मैं आपको इसमें सारी चीज़ें बता दूंगी जिससे आपके सारे प्रश्न जो एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होगा। बस आपको करना ये है कि वीडियो के ध्यान से देखना है और पूरा वीडियो देखना है। आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा प्रस्तावना को लेकर के। जब आप इसको वीडियो को देख लेंगे तो आपको खुद में लगेगा कि नहीं, अब हम इसको जान चुके हैं, अब इससे कोई प्रश्न मेरा नहीं छूटेगा। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आप किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे और बना कर देखेंगे तो आपके लगभग सारे प्रश्न जो हैं आप कवर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले प्रस्तावना है क्या। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रस्तावना है क्या। देखिए, संविधान का संक्षिप्त वर्णन ही क्या कहलाता है, आपका प्रस्तावना कहलाता है। संविधान का संक्षिप्त वर्णन क्या कहलाता है, आपका प्रस्तावना कहलाता है। क्योंकि संविधान की सारी बातें जो आपके संक्षिप्त करके प्रस्तावना में क्या कर दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया, प्रस्तावना में बता दिया गया है। समझ गया। अब ये पूछता है कि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं, इसे उद्देशिका क्यों कहा जाता है। तो देखिए, इसके पीछे एक रीज़न है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य पेश किया था, जिसमें यह था कि संविधान जो है वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, तो उसे पेश किया था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, उद्देशिका। समझ गए। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसको पेश कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। अब आता है कि इसे लागू कब किया गया था, मतलब स्वीकार कब किया गया था। ठीक है, तो इसे स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। समझ गए। दो चीज़ें क्लियर हो गई आपके यहाँ से, प्रस्तावना क्या है ये भी क्लियर हो गया, उद्देशिका इसे क्यों कहते हैं ये भी क्लियर हो गया, और इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश किया था और इसे स्वीकार कब किया गया था। देखिए, अब एक क्वेश्चन ये पूछता है संविधान से रिलेटेड, प्रस्तावना से रिलेटेड, कि प्रस्तावना में किस तिथि का उल्लेख है। ठीक है, तो इसमें उल्लेख है 26 नवंबर 1949 को। इस दिन क्या हुआ था कि संविधान को अंगीकृत किया गया था, मतलब या इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, दूसरा डेट आता है 26 जनवरी 1950। ठीक है, दूसरा डेट आता है 26 जनवरी 1950। इस दिन संविधान को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। लेकिन आपका प्रस्तावना में जो तिथि उल्लेख है वो क्या है, तिथि का उल्लेख 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो समझ गए ये चीजें। अब नेक्स्ट आता है कि प्रस्तावना जो है लिया कहाँ से गया था। ठीक है, तो प्रस्तावना दो जगह से ली गई है, एक आता है विचार और एक आता है भाषा। ठीक है, तो विचार कहाँ से लिया गया था, आपका अमेरिका से। विचार कहाँ से लिया गया, आपका अमेरिका से। और भाषा कहाँ से लिया गया, आपका ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपका पूछता है कि संविधान की भाषा कहाँ से ली गई, आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। पूछता है कि संविधान का विचार कहाँ से लिया गया, आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्लियर। अब आते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, प्रस्तावना में देखिए पहले आता है कि संविधान का स्रोत। प्रस्तावना कैसे स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसका लास्ट तिथि जो आता है वो क्या आता है, 26 नवंबर 1949। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि उसमें किस तिथि का उल्लेख है, तो 26 नवंबर 1949 का। उसके बाद आता है कि स्वरूप, इसमें स्वरूप का वर्णन है 5 प्रकार के। फिर आता है कि उद्देश्य, उद्देश्य से आपका ये 5 हो गया। फिर देख लेते हैं हम कि इसका स्रोत क्या है। स्रोत में कहता है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग कहने का अर्थ ये है कि जो संविधान है किसके द्वारा बनाया गया है, भारत की जनता के द्वारा। ठीक है, यानी कि भारत के लोगों के द्वारा अर्थात जनता के द्वारा, यानी कि शक्तिशाली कौन हो गई, जनता। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, सर्वशक्तिमान कौन है, तो क्या हो जाएगा, सर्वशक्ति में आपका संविधान। लेकिन इसको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो क्या हो जाएगा आपका
जनता, भारत की जनता। ठीक है, संविधान को जो शक्ति प्राप्त होती है वो भारत की जनता से प्राप्त होती है। तो हम भारत के लोग का अर्थ आप समझ गए, क्योंकि यहाँ का संविधान किसने बनाया है? आपका भारत के लोगों ने, समझ गए। तो जनता, हम भारत के लोग में कौन आ गई? जनता आ गई, जिसने संविधान का निर्माण किया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्वरूप, कि स्वरूप क्या है। स्वरूप में 5 चीजें जोड़ी गई: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। सबसे पहले देख लेते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये क्या है। कहने का अर्थ ये है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का ये है कि हम जानते हैं कि हमारा भारत जो बहुत दिन तक गुलाम रहा है। ठीक है, उसके बाद जब इसे आज़ादी मिली तो क्या हो गया कि संविधान, भारत जो है अपने आंतरिक और बाहर निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी से उसे पूछने की आवश्यकता नहीं है कि वो किसी से पूछकर काम करे या कोई उस पर दबाव डाले कि तुम्हें ये करना ही होगा। पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, चाहे वो फिर युद्ध का मामला हो, चाहे वो किसी तरह का निर्णय लेना हो, आंतरिक या बाहर निर्णय लेना हो, या फिर व्यापार का मामला हो, यानी कि किसी तरह का भी जो मामला हो, इसमें भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि खुद पर है। अब किसी से उसे पूछने की या कोई इस पर दबाव नहीं डाल सकता। हो गया क्लियर? अब नेक्स्ट आता है कि समाजवादी क्या है। समाजवादी कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, सबको समान अधिकार प्राप्त है, समान न्याय प्राप्त है। समाजवादी क्लियर हो गया? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पंथ निरपेक्ष। अब क्या आता है आपका? पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष से आपका बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो पंथ निरपेक्ष कहने का अर्थ है कि भारत का अपना, यानी कि राष्ट्र का जो अपना है, कोई धर्म नहीं है, किसी भी धर्म को विशेष मान्यता प्राप्त नहीं है, सभी धर्म इक्वल हैं। ठीक है, संविधान के हिसाब से, समझ गए? यानी कि जो कोई भी चाहे तो कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से जो धर्म चाहे वो अपना सकता है, किसी भी धर्म में वो कन्वर्ट हो सकता है, किसी भी धर्म को स्वेच्छा से मान सकता है, लेकिन किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है, किसी पे दबाव नहीं डाला जा सकता कि नहीं तुम्हें ये धर्म मानना ही होगा, तुम्हें ये धर्म एक्सेप्ट करना होगा, तुम्हें ये काम करना ही होगा, इस धर्म के अनुसार चलना ही होगा, ये कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता है। समझ गया कि पंथ निरपेक्ष क्या हो गया? कि राष्ट्र स्तर पे जो है किसी का कोई धर्म नहीं है, किसी को विशेष धर्म की मान्यता प्राप्त नहीं है, किसी भी धर्म को विशेष मान्यता नहीं है, सभी नागरिक जो है समान है धर्म के लिए भी। समझ गए? लेकिन अगर धर्म से लेकर किसी को तकलीफ हो रही है, खुद को भी स्वयं को दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें सरकार जो है थोड़ा बहुत हस्तक्षेप क्या है? कर सकता है, थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी ले सकते हैं कि कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन लगा, तो इसमें क्या कहा गया कि जितने भी मुस्लिम्स हैं वो क्या है? अपनी नमाजें जो है घर पे पढ़ेंगे, जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं यानी कि हिंदू हैं वो क्या करेंगे? पूजा के लिए बाहर नहीं जाएंगे, वो घर में ही पूजा करें। ठीक है, इसी तरह क्रिश्चियंस के लिए भी आया, ठीक है, इसी तरह जैन धर्म के लिए भी, हर धर्म के लिए इसी तरह का रूल बना कि भाई बाहर नहीं जाना है, आप लोग घर में ही पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर जाते तो इससे खुद को भी वो हार्म पहुंचाता, खुद को भी नुकसान पहुंचाते और इससे दूसरे को भी क्या होता? नुकसान पहुंचता। इसलिए वहाँ पे हस्तक्षेप किया गया, लेकिन किसके लिए? सभी धर्म के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्टिकुलरली कोई एक धर्म के लिए कहा गया, सभी धर्म को ये रूल जो बना सभी धर्मों के लिए बना। पंथ निरपेक्ष समझ के कि क्या हो गया आपका। नेक्स्ट आता है क्या? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक कहने का अर्थ है यहाँ का जो शासन है, शासक जो है वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, यानी कि जनता डिसाइड करेगी किसको अपना शासक बनाना है। समझ गए कि लोकतंत्रात्मक क्या होता है। इसमें अब्राहम लिंकन का ये एक कोट भी था, उन्होंने कहा था जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। समझ गए कि लोकतंत्रात्मक क्या हो गया। अब आता है गणराज। नेक्स्ट मेरा क्या है? गणराज। देखिए लोकतंत्रात्मक और गणराज अर्थात गणतंत्र, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही सेम है, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। इसमें क्या कहा गया? ये तो है कि जनता शासक चुनेगी, और गणतंत्र में का ये कहा गया है कि वंशानुगत शासक नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा कि कोई अगर राष्ट्रपति है तो उसका बेटा ही जो है वो राष्ट्रपति बनेगा, उसका फिर बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा, नहीं। राजतंत्र नहीं होगा, यानी कि राजतंत्र में क्या होता था कि राजा बनते थे, उनके पुत्र ही राजा बनते थे, फिर उनके पुत्र ही राजा बनते थे। तो ऐसा नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति शासक बन सकता है अगर वो बनने योग्य है तो। ठीक है, जनता जिसे चाहे अपना शासक बना सकती है। ठीक है,
जो इस पद के लिए योग्यता रखता होगा। क्लियर हो गया आपका कि स्वरूप इसका क्या है। अब नेक्स्ट आता है उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य में भी 5 प्रकार के उद्देश्य दिए हैं। कौन कौन? न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। समझ गए? तो देखिए इन तीनों से आपका प्रश्न पूछता है एग्जाम में, इन तीनों से प्रश्न जो है आपका एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले न्याय, तो प्रस्तावना में पूछता है कि कितने तरह के न्याय की बात की गई है। तो कितने तरह के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने न्याय? 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता। तो प्रस्तावना में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात भी कही गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता होगी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समझ गए? तो इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई। अब आता है अगला समता। ठीक है, 2 प्रकार की समता की बात कही गई है, प्रतिष्ठा और अवसर। एग्जाम में आपका प्रश्न अक्सर पूछता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, या फिर कितने प्रकार की समता है, या फिर क्वेश्चन दे देता ऑब्जेक्टिव में कि बताइए इनमें से कौन जो है वो प्रस्तावना में न्याय नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, या फिर समता नहीं है। तो आप याद कर लेंगे कौन कौन सा हो गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इतना आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब आता है क्या? व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा कहने का अर्थ ये है कि भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, इनको क्या है? गर्व से जीवन जीने का अधिकार है। स्वाभिमान के साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कोई किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकता। मतलब आपको अगर बोलने की स्वतंत्रता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोलकर उनको ठेस पहुंचा दें या उनके गरिमा पे चोट पहुंचाएं। ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। व्यक्ति की गरिमा समझ गए आप। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कही गई है। एकता की अखंडता यानी कि भाईचारा, मेल मिलाप होना चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, तो किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी में यूनिटी होना चाहिए, एकता होना चाहिए। क्लियर हो गया आपका ये दोनों भी? ठीक है, एक बार फिर से हम इतना तक क्लियर कर लेंगे। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या है? प्रस्तावना किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना क्या है? संविधान का संक्षिप्त वर्णन ही क्या कहलाता है? आपका प्रस्तावना कहलाता है। इसे उद्देशिका क्यों कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य पेश किया था, जिसे ही उद्देशिका कहा जाता है। इसे स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। क्लियर? अब आता है कि प्रस्तावना में किस डेट का उल्लेख है? 26 नवंबर 1949 का, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? संविधान का अंगीकृत किया गया था। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? अब आता है कि प्रस्तावना जो लिया कहाँ से गया है? तो प्रस्तावना आपका विचार लिया गया अमेरिका से, भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ये दोनों भी हो गया आपका। अब आता है कि प्रस्तावना में जो स्रोत है संविधान का वो क्या है? तो हम भारत के लोग, यानी कि ये जो संविधान है भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। इसमें जनता जो है शक्तिशाली है। संविधान को शक्ति किससे प्राप्त होती है? जनता से। सबसे शक्तिशाली कौन है? संविधान। लेकिन उसको शक्ति कौन देता है? तो भारत की जनता। क्लियर? अब आता है स्वरूप। स्वरूप में क्या है? 5 प्रकार के स्वरूप हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत जो है अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी का अर्थ है कि सभी लोग को समान न्याय प्राप्त है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी लिंग से हो, किसी भी जाति से हो, भेदभाव नहीं है, समान न्याय है। पंथ निरपेक्ष, कि राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी को समान अधिकार प्राप्त है, समान धर्म के लिए सबको समान ही अधिकार प्राप्त है। ठीक है। लोकतंत्रात्मक हो गया, यानी कि लोगों के द्वारा यहाँ का शासक चुना जाता है। गणराज्य का मतलब हो गया कि वंशानुगत शासक नहीं होगा। ठीक है। अब आता है उद्देश्य। तो उद्देश्य में 5 प्रकार के उद्देश्य हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। न्याय में 3 प्रकार की न्याय होगी: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता में आपका हो गया विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है। समता में हो गया प्रतिष्ठा और अवसर की समता। व्यक्ति की गरिमा ये हो गया कि सभी को गरिमा से गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, कि सभी जो है किसी भाषा या जाति या धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। सब एक साथ मिलकर रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। तो ये समझ गए, हो गया।
अब आता है संशोधन की बात करते हैं। देखिए संशोधन क्या है, तो संविधान क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 42वां, ठीक है, एक ही बार सिर्फ हुआ है, एक बार संशोधन हुआ। इसमें 3 चीजें जोड़ी गई थी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। प्रश्न आपका पूछता है, ऑप्शन दे देगा 4 और पूछेगा कि इनमें से क्या है जो 42वां संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया था, या फिर पूछ देगा कि कौन सी चीजें जो है, कौन सी बातें जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ी गई थी, या फिर ये पूछ देगा कि प्रस्तावना जो है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है। तो एक ही बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता को जोड़ा गया था, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब आता है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वाद दिए हैं, ठीक है ना। बहुत बार इसमें क्या हुआ कि वाद उत्पन्न हुआ है। जैसे कि पहला आप ले लें, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957, ईस्वी पूछता है इसका कि ये कब हुआ था, और इससे ये भी पूछता है कि ये चीज़ें कही गई थी तो ये किस वाद में कही गई थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल है, तो ये इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कहा गया था कि प्रस्तावना जो है इसको न्यायालय में क्या है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और ये कहा गया था कि अगर कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करे तो न्यायालय में रक्षा की मांग जो है वो नहीं की जा सकती है। अगर कोई अवहेलना करता है प्रस्तावना का तो न्याय में रक्षा की मांग जो है वो नहीं की जा सकती है, और ये क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इस किसने कहा था? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल ने कहा था। कब कहा था? 1957 में कहा था। हो ये। अब आता है दूसरा, बेड़ूवादी यूनियनवाद, ठीक है। ये कब हुआ था? 1960 में। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग ही नहीं माना गया था। इन्होंने कहा था कि इसमें जो जज बैठे थे उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है और इस प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। 2 बातें कही गई थी। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपका कि किस वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। किसमें कहा गया था? बेड़ूवादी वाद में। कब हुआ था? 1960 में। फिर पूछता है क्वेश्चन कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, इस किस वाद में कहा गया था? किसमें कहा गया था? बेड़ूवादी वाद में। कब कहा गया था? 1960 में। दोनों क्लियर हो गया। अब आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज। केशवानंद भारती बनाम केरल राज कब हुआ था? 1973 में। इसमें कहा गया था कि संविधान का जो है प्रस्तावना में जो संशोधन हो सकता है, मूल ढांचे में इसके परिवर्तन नहीं हो सकता है। कहने का अर्थ है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वो संशोधन जो है वो नकारात्मक नहीं होना चाहिए। इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं, पर जो कंप्लीट ढांचा, जो उसका मूल ढांचा है, उसको उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसको नहीं परिवर्तन किया जाना चाहिए। समझ गए? यानी कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव वे में होना चाहिए। नेगेटिव, नकारात्मक संशोधन नहीं होना चाहिए, और उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो इसमें जो बैठी थी पीठ, ये सबसे बड़ी पीठ अब तक जितनी बार विवाद हुए हैं, उनमें सबसे बड़ी पीठ जो बैठी थी वो केशवानंद भारती बनाम में ही बैठी थी। कितने जजों की पीठ बैठी थी इसमें? तो 13 जजों की। क्वेश्चन पूछ देता है कि अब तक की सबसे बड़ी पीठ जो है किसमें बैठी थी? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज में। कब हुआ था? 1973 में। तो इन तीनों से भी आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। ये तीनों भी आपका आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं कि बहुत सारे लोगों ने प्रस्तावना के बारे में बहुत सारी बातें भी कही है, तो उनसे भी प्रश्न पूछता है आपका कि ये बातें किसने कही थी। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। देखिए, आता सबसे पहले N.A. पालकीवाला। इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। इन्होंने क्या कहा था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। क्या कहा था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था। याद रखें किसने कहा था? N.A. पालकीवाला ने। एक हो गया। दूसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। इन्होंने क्या कहा था? प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, ये भी हो गया आपका। तीसरा है K.M. मुंशी।
इनका पूरा नाम है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। इन्होंने कहा था उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दी थी। इन्होंने क्या कहा था? उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा। के मुंशी का भी आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एम हिदायतुल्लाह यानी कि जस्टिस न्यायाधीश। इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान की मूल आत्मा है। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा है। देखिए ये जो मूल आत्मा है, ये आत्मा से 2 क्वेश्चन पूछता है। पहले तो ये पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। अगर उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है तो प्रस्तावना हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। लेकिन अगर उसमें क्या देता है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो उन्होंने कहा था अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा। ठीक है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, पहला ये है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन अगर क्या देता है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को है संविधान की आत्मा कहा है। इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब आते हैं कि क्रांति का प्रभाव। देखिए हमारा जो प्रस्तावना है इनमें क्रांति का भी प्रभाव है। जैसे अमेरिका की क्रांति 1776 में हुई थी। डेट याद रखेंगे क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछता है आपका एग्जाम में। ये पूछता है कि जैसे कि 3-4 दे देगा और इसमें से ये अगर 4 ऑप्शन दे दिया तो इसमें ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन जो है जिसका प्रस्तावना पे प्रभाव नहीं पड़ा है, जिस क्रांति का प्रस्तावना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। या फिर ये पूछ देता है कि प्रस्तावना पे किस क्रांति का प्रभाव पड़ा है। तो याद रखेंगे अमेरिका की क्रांति 1776, उसके बाद फ्रांस की क्रांति 1789। ठीक है, अमेरिका की क्रांति 1776, फ्रांस की क्रांति 1789, फिर आगे आपका बोल्शेविक क्रांति 1917। देखिए ये जो यहाँ पे न्याय देख रहे थे आप, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो इसमें रूस की क्रांति 1917 का प्रभाव दिखता है। ठीक है, यहाँ से ये चीजें क्लियर हो गई। पहला तो ये किसने क्या क्या कहा है, एन ए पालिकीवाला ने क्या कहा है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। फिर अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा है, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। फिर के मुंशी ने कहा है कि उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा। और एम हिदायतुल्लाह ने कहा है प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। और संविधान की प्रस्तावना को है जो संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि प्रस्ताव संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। इस पे जो है रूस की क्रांति 1917 का प्रभाव है। 3 तरह की क्रांति ली गई प्रस्तावना में, जैसे अमेरिका की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति। इस तरह आपका टोटल प्रस्तावना से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते थे वो सब मैंने बता दिया। जितने आपका ये जो है प्रस्तावना सारा कंप्लीट हो गया। अब इससे एक भी प्रश्न जो है आपके मिस नहीं होंगे। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको ये सारी चीज़ें याद भी हो गई होंगी। आप फिर भी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार घर पे फिर से इसको देखें। ठीक है, तो आपका ये सारा क्लियर हो गया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।